मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की संचन बुक में दिए गए पाठ गिल्लू के बारे में जानेंगे। यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखिका एक छोटे से जीव के बारे में बताती है जिसका नाम गिल्लू है। वो कह रही है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अन्यास इस छोटे से जीव का स्मरण हो आया है, यानी कि उसे अचानक से उस छोटे से जीव की याद आ गई है जो कि इस की लताओं में छिप जाता था, इसकी लताओं की हरियाली में छिप जाता था, कभी उसके कंधे पर चढ़ जाता था। पहले उसे इस बेल के पास आने पर पीले रंगों के फूलों को वह ढूंढती थी उस बेल पर, लेकिन आज वह उस लघु प्राण को खोज रही है, यानी उस छोटे से जीव को ढूंढ रही है जो इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया है। यानी कि अब वो उसके पास नहीं है, ठीक है। वो सोच रही है कि वह किसी न किसी दिन इस बेल पर एक फूल के रूप में आएगा और उसे चौंका देगा, यानी हैरान कर देगा। अब वो इस बात को बता रही है कि वो जीव उसे कैसे मिला। अचानक वो कह रही है कि सुबह सुबह मैं जब बरामदे में आई तो मैंने दो कौओं को किसी चीज़ पर चोंच मारते हुए देखा। वो कोई क्या कर रहे थे, कभी उसके पास जाते, कभी पीछे हट जाते। वो एक तरह से तो मेरे लिए समादृत यानी सम्मान योग्य थे, अनादृत मतलब अनादर के योग्य थे, अति सम्मानित एवं अति अवमानित थे। वो कह रही है कि वो सम्मान योग्य इसलिए थे क्योंकि वो उन कौओं की वजह से मुझे वह छोटा सा लघु जीव प्राप्त हुआ था। असम्माननीय इसलिए थे क्योंकि वो उस छोटे से जीव को नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ एक कारण और भी बता रहा है कि कोए इसलिए सम्मानित हैं क्योंकि जब भी हमारे जो पितृ पक्ष होता है तो हमारे जो पूर्वज हैं वो एक कोए के रूप में धरती पर आते हैं, और जो भी अपने पूर्वजों को लोग खाना वगैरह खिलाते हैं तो उस दिन वो कौओं के रूप में आते हैं और खाकर जाते हैं। तो दूसरी तरफ वो हमारे लिए अनादरित इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो कर्कश यानी कठोर आवाज़ है वो भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो असम्माननीय। इसलिए उसने कौओं के सम्मान और असम्मान के बारे में दो बातें बताई हैं। दूसरी और वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि जब उस छोटे से जीव पर पड़ती है तो वो छोटा सा एक गिलहरी का बच्चा होता है जो कि अपने घोंसले से गिर जाता है और उन कौओं के का आहार बनने वाला होता है। तो वो दो कोए हैं जो उस छोटे से जीव को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह निश्चेष्ट यानी कि बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोए हुए वहाँ बैठा है। परंतु मन नहीं माना उस होले। वो कह रही है कि पहले तो सब कह रहे थे कि वो जीव बचा नहीं होगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे उठाया, उसका जो था उसके जो घाव थे उनको रुई से पोंछ दिया और पेंसिलिन का मलहम किया। फिर रुई की बत्ती बनाकर उसमें उसे दूध में भिगोकर उस छोटे से जीव को दूध भी पिलाया। उपचार करने के बाद वो अच्छा हो गया और फिर क्या था, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। 3-4 मास में उसके जो स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब चिकनी मुलायम वाल आ गए और उसकी जो पूंछ थी वो धब्बेदार बन गई। उसकी चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी, यानी हैरान करने लगी थी। फिर हमने उस जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया, यानी कि पहले सब उसे गिलहरी का बच्चा कहते थे, अब हमने उसका एक नाम रख दिया था जो था गिल्लू। सब उसे गिल्लू कहकर पुकारते थे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष गिल्लू का वह घर रहा। वह सव्य उसे हिलाता, झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य था, यानी कि वो इतना समझदार था। वो कह रही है कि जब मैं लिखने बैठती तो वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या करता था, वो कभी तो सर से पर्दे पर चढ़ जाता और कभी नीचे उतर जाता। जब तक लेखिका उसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो वह तब तक उसका यह कार्यक्रम चलता रहता। कई बार लेखिका क्या करती, उसे जब वो ज़्यादा परेशान करता तो उसे एक लिफाफे में बंद कर देती, उसके पंजे और उसका सिर उस लिफाफे से बाहर कर देती और बाकी शरीर उस लिफाफे में रहता।
कभी कभी घंटों मेज पर वह दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के सारे कार्यक्रम, जो कार्यकलाप थे, जो कार्य करती थी लेखिका, लिखने बैठ जाती थी, तो वो सब कुछ वह अपनी आंखों से देखता रहता। जब भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ करने लगता, लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू ने जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले से आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि उसे आज़ाद कर देना चाहिए। फिर उसने क्या किया, जाली का एक कोना खोल दिया और फिर इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब वो उस जाली में से बाहर चला जाता था और जब वह चाहता तो अंदर आ सकता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण वो कह रही है कि बाहर जाने का कमरा बंद ही रखना पड़ता था उसे, उस कमरे को वो बंद ही रखती थी। काले से लौटने पर जब कमरा खोलती तो न जो गिल्लू था वह जाली के जरिए अंदर आ जाता और फिर उसके सिर पर चढ़ जाता और कभी पैरों की तरफ आ जाता। यह कार्यक्रम वह रोज़ ही करता था। वो कहती है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की से की खुली जाली के राह बाहर चला जाता। जब लेखिका आती तो वह बाहर उछल कूद करता हुआ और उसके बाद वो भी अंदर आ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न होगी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में चला जाता वो। फिर वो कह रही है कि मेरे पास बहुत से पक्षी थे, उनका मुझसे लगाव कम नहीं था, परंतु जो ये था वह गिल्लू था, उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। गिल्लू उसके साथ बैठकर खाना भी खाता था। लेखिका कहती है कि वो जब भी मैं खाना खाने बैठती तो वो बड़ी ही तेज़ी से आता और थाली में बैठने की कोशिश करता, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सिखाया और वह एक एक चावल उठाता और सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या फिर झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच एक मोटर दुर्घटना में लेखिका को अस्पताल जाना पड़ा। तो वो जो गिल्लू था वो झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर क्या करता, फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। जब उसे खाने के लिए उसका पसंदीदा काजू दिए जाते तो वह उसे अपनी जो झूला था उसी में इकट्ठे करता रहता था, खाता नहीं था। जब लेखिका घर आई तो उसने देखा कि गिल्लू के घोंसले में बहुत सारे काजू पड़े थे, उसने नहीं खाए थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर वो कह रही है कि जब मैं बीमार होती थी तो वह तकिए पर सिरहाने की तरफ बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पाँवों से मेरे जो बाल सहलाता रहता। इस तरह वो एक परिचारिका की भूमिका भी निभा रहा था। परिचारिका मतलब सेविका की। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न ही झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक अन्य भी उपाय खोज लिया। गर्मी में वो क्या करता था, लेखिका के पास एक सुराही होती थी, वह सुराही के साथ लिपट जाता था और उसकी ठंडक में बैठा रहता था। वो कह रहे हैं गिलहरियों का जो जीवन काल है वो 2 साल का ही होता है। अंत गिल्लू का जीवन यात्रा थी जो उसका अंत होने ही वाला था। उसने कई दिन तक न कुछ खाया न बाहर गया। अंत में यातना में भी वह अपने झूले में से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और पंजों से मेरी बाहें, मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने पहले बचपन की मरणावस्था स्थिति में पकड़ा था। यानी कि जब वो उसे कौन ने चोंच मारी थी और उसे घायल किया था तो उस समय जिस उंगली को पकड़कर उस समय जिस उंगली को उसने पकड़ा था उसी उंगली को आज भी उसने पकड़ रखा था। पंजे उसके ठंडे हो चुके थे। मैंने जाकर हीटर जलाया, उसे गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वो सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार
चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई थी, इसीलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी बसंती दिन जूही के पीताम्बर छोटे फूल में खिल आने का विश्वास मुझे संतोष देता था। वो कह रही है कि मैंने उसे सोन जूही की जो बेल थी उसके नीचे उसे समाधि इसलिए दी थी क्योंकि उसे वो बेल बहुत अधिक प्रिय थी, वह वहाँ जाकर छिपता था। दूसरा ये कि मुझे ये आशा थी कि वह किसी न किसी दिन पीले रंग के फूल के रूप में उस बेल पर अवश्य आएगा। बच्चों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसे स्वयं भी एक बार पढ़ लेना। धन्यवाद।